नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। उसका रीज़न था कि मैं आज हॉस्पिटल गया हुआ था, जस्ट अभी पहुँचा हूँ, अभी जस्ट आया हूँ। तो भाग कर ही आया हूँ गाड़ी खड़ी करके, सांस भी फूल रही है मेरी। तो आप सब लोगों से पहले तो बहुत बहुत माफ़ी। आशा है आप समझेंगे, क्योंकि सब हम मानव हैं, व्यक्ति हैं। इमरजेंसी किसी को भी हो सकती है ना? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इतिहास की। हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, अच्छे से आप लोग मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज दिल्ली सल्तनत। इसकी दिल्ली सल्तनत, आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ना है, कल हम लोगों ने तुर्कों का आक्रमण पढ़ा था, तुर्कों के बारे में हमने जानकारी ली थी। और उसमें हमने पढ़ा था कि सर मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस जाता है तो उसके उसके चार जो मेन सेनापति हुआ करते थे, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज और कुबाचा, इन चारों सेनापतियों में से उसने जो विजित प्रदेश थे वो किसको दे दिए थे? वो दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दे दिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है जी, चलिए हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। मैं भैया हॉस्पिटल चला गया था, इस कारण क्लास नहीं हो पाई थी। देखिए हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत था। और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यहाँ पर अगर बात होगी कि सर सबसे सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? सबसे लंबा कार्यकाल आप कहेंगे सर सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पर किस राजवंश का रहा है? तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राजवंश का रहा है। तो आप मुझे बताएंगे सर किसका था? तो आप कहेंगे सर किसका होगा? तुगलकों का। किसका भैया? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का। तो यहाँ पर हमने पढ़ ली कि सर तुगलक वंश का। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा कार्यकाल किसका होगा? सबसे छोटा कार्यकाल बताइए भैया, सबसे छोटा कार्यकाल क्या है? कार्यकाल कह लें या शासन काल थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, शासन काल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आप कहेंगे सर खिलजी वंश का। किसका? खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी वंश, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये क्या हुआ? चलिए तो वो आप लिख लीजिएगा, है ना? यहाँ पर आप इसको कार्यकाल लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? कार्यकाल यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, शासन काल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? शासन काल। चलिए, और वो हमने पढ़ ही लिया था। यहाँ पर हम बात करेंगे सर जो गुलाम वंश है, जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बारे में बात कर रहे हैं कि सर गुलाम वंश, इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? देखिए गुलाम वंश का मतलब है कि ममलूक वंश कह लें, दास वंश कह लें। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि गुलाम वंश को ममलूक वंश कहना उचित है, क्योंकि दास वंश कहना उचित नहीं है। दास वंश का मतलब क्या होता है? दास वंश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ही दासता में हुआ हो, जिसके माता पिता गुलाम रहे हो, गुलामी में ही उसका जन्म हुआ हो, उसे उसका संस्थापक दास वंश कहलाएगा, दास कहलाएगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र माता पिता का बच्चा था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र माता पिता के घर में जन्म लेता है और उसे बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना गुलाम बनाया था। मोहम्मद गौरी का वो गुलाम था, तो इसलिए इसे दास वंश कहना उचित नहीं होगा, इसे गुलाम वंश या भैया ममलूक वंश कहना उचित रहेगा। तो बहुत सारे जगहों पर एग्जाम में ममलूक वंश ज्यादा पूछा जाता है कि सर ममलूक वंश को किस किस नामों से जाना जाता है? आप कहेंगे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जानेंगे। गुलाम वंश की
की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हमें यह पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना दामाद किसने बनाया था, अपना गुलाम किसने बनाया था? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। दास वंश, ममलूक वंश, जिसे भैया हम पढ़ेंगे कि सर ये वंश कब से कब तक रहा था, 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया है। वहीं अब बात आती है कि सर इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है, इसका शासन कब से कब तक रहा था? तो ये 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। कब तक? 1210 तक शासन करता है। ठीक है, ये किसका गुलाम था? आप कहेंगे सर गुलाम और दामाद किसका था? मोहम्मद गौरी का। कि भैया जल्दी से बताइए कि मोहम्मद गौरी, यहां पर हम बात करेंगे कि सर मोहम्मद गौरी, फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर मोहम्मद गौरी, हमने लिख लिया कि सर मोहम्मद गौरी के बारे में, गुलाम और दामाद की बात यहां पर चल रही है कि मोहम्मद गौरी ने किसको अपना गुलाम और दामाद बनाया था? पहले गुलाम बनाया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक योद्धा निकला, सैनिक निकला, तो मोहम्मद गौरी प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। क्या कर दी? अपनी बेटी की शादी कर दी। चलिए, ऐबक को गौरी ने, आप कहेंगे गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर का पद दिया। किसका? अमीर ए आखूर का पद दिया। एक प्रतिष्ठित पद था। आप कहेंगे अमीर ए आखूर बनाया, जो असवल का अध्यक्ष होता है, अमीर आखूर का पद दे दिया। ठीक है, उपाधि मलिक और सिपह सलार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि से ही शासन किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली भी नहीं आया, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया, बल्कि ये किसको अपनी राजधानी बनाता है? तो ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। अगर ये पूछ ले कि सर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था, तो वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए हम लोग यहां पर बात करते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए, यहां पर एक मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये आप लोगों को बताना है कि सर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होगा? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर दिल्ली सल्तनत का, यहां आप लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? चलिए बताइए संस्थापक। तो आप कहेंगे सर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी, पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। लेकिन अगर ये आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आप कहेंगे सर इल्तुतमिश। क्यों कहा गया इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक? क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं बनाया। दिल्ली से शासन नहीं किया, लाहौर से शासन किया। इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधियां धारण की। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखूर की उपाधि दे दी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद और दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। गुलाम वंश को ममलूक वंश, दास वंश या भैया गुलाम वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, यहां पर आप लिखिए, बताइए। ये पढ़ लिया, एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया? मतलब गुलाम वंश में जितने भी राजा हुए, उन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना गया? ममलूक वंश के नाम से, दास वंश के नाम से। ठीक है, और आप कहेंगे सर यहां पर सारी चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं, एक बार इसको लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिए आप लोग? चलिए, सारी चीजें लिख ली है ना? याद भी हुआ या नहीं हुआ? याद हो चुका होगा आप लोगों को ये सारे पॉइंट, है ना? एक बार मेरे साथ बोलिए,
एक बार मेरे साथ बोलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश को जन्म दिया था? गुलाम वंश को। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, किसका दामाद था? गौरी का। गौरी ने ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी? अमीर आखूर की। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप कौन सी उपाधियां धारण की थी? मलिक और सिपह सलार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को। किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। ठीक है जी। क्या यहां तक आप लिख पाएंगे? क्या यहां तक आप लिख पाएंगे? ठीक है बेटा। नीसू जी मेरी प्यारी बहन, दिल्ली सल्तनत का है वो पूरा 1206 से 1526। गुलाम वंश ने कब तक किया है? तो 1206 से 1290, क्योंकि 1290 में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आ जाता है 1320 तक। ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सर, यहां पर आप लिखिएगा कि ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। ये वही हसन निजामी है जिसने एक पुस्तक लिखी थी ताज उल मासिर। ताज उल मासिर पुस्तक का लेखक कौन है? ताज उल मासिर का लेखक कौन है? आप कहेंगे हसन निजामी। हसन निजामी किसके दरबार में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ताज उल मासिर। कौन सी? ताज उल मासिर। चलिए लिखेंगे ताज उल मासिर के लेखक थे हसन निजामी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हुआ करते। कौन थे? कवि, दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है जी। चलिए अब बात ये हमने पढ़ ली कि सर ताजुल मासिर के लेखक कौन थे? हसन निजामी थे। ये तो याद ही करना है। ठीक है। हमने कहानी पढ़ी थी वो बता दी। पोलो, देखिए मृत्यु कब होती है? इल्तुतमिश के पहले जो है इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जब गवर्नर बनाकर बदायूं भेजता है, उसके बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। वो पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो खेल रहा था। देखिए किस्मत इसकी, पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। पोलो को चौगान कहते हैं। क्या कहते हैं? चौगान कहते हैं। ठीक है जी। यहां पर हम कहेंगे सर चौगान। ये आप लोग मुझे बताइए चौगान। ठीक है। चौगान खेलते समय, पोलो को चौगान कहते हैं खेलते समय। तो ये अच्छी चीजें हैं आप लोगों की कि सर पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय, घोड़े से गिरकर, खेलते समय घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर, से गिरकर, गिरकर। ठीक है जी। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। समझ गए आप लोग मेरी बात? हम बात करेंगे सर मकबरा। मकबरा लाहौर में है कि सर इल्तुतमिश के द्वारा अपने ससुर, अपने मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है जी। हमने बात कर ली कि सर इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर में किसका मकबरा बनवाया गया था? इल्तुतमिश का। अब इल्तुतमिश को और हम किस किस नामों से जानते हैं? इल्तुतमिश को हम किस किस नामों से जानते हैं? आप कहेंगे सर लाख बख्श कहा जाता है। लाखों में दान करने के कारण से लाख बख्श कहा जाता है। पील बख्श कहते हैं कि ये, पील बख्श कहते हैं कि ये हाथियों का दान करता था, है उदार था। हातिम द्वितीय इसकी उदारता के कारण कहा गया कि ये उदार व्यक्ति था, इस कारण इसे हातिम द्वितीय कहा गया। कुरान खां, क्योंकि ये सुरीले शब्दों में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खां कहा गया। क्या कहा गया? कुरान खां कहा गया। कि सर हातिम द्वितीय, कुरान खां, पील बख्श, लाख बख्श किसे कहा गया है? आप कहेंगे सर पील बख्श। इसको पील बॉक्स नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे सर इसको क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसे पील वक्स कहा जाएगा। क्या कह देंगे इसको? पील वक्स ही लिखेंगे। तो अच्छे से आप लोग लिखिए, अच्छे से आप लोग लिखिएगा कि सर इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं कि सर इसे पील वक्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? कि सर इसे पील बक्स के नाम से जानेंगे। पील बक्स। ठीक है जी। पील बक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। कि सर पील बक्स किसे कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि भैया वो उदार व्यक्ति था, दानी व्यक्ति था। हातिम द्वितीय उदारता के कारण कहा गया। कुरान खां सुरीले शब्दों में कुरान पढ़ने के कारण कहा गया। लाख बख्श किसे कारण कहा गया? तो लाख बख्श भैया लाखों में दान करने के कारण। किसके कारण? लाखों में दान करने के कारण। समझ गए आप लोग ये बातें? चलिए एक बार मेरे साथ बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। क्या नाम था? हसन निजामी। पुस्तक कौन सी है?
ताज उल मासिर। हसन निजामी किसका दरबारी कवि था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी ने कौन सी बुक लिखी थी? ताज उल मासिर। 1210 में पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? ऐबक की। ठीक है, अब बात आती है ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को किस किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, हातिम द्वितीय कहते हैं, कुरान खां कहते हैं, ठीक है, पील बख्श कहते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आपके याद हो गए कि सर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। गौरी ने अमीर आखूर का पद किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की थी? ऐबक ने। लाहौर को राजधानी किसने बनाया था? ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऐबक था। चलिए, दरबारी कवि कौन है? हसन निजामी। हसन निजामी ने क्या लिखा है? ताजुल मासिर। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई? ऐबक की। कब? 1215 में। लाहौर में मकबरा किसका बना है? इल्तुतमिश का। किसने बनवाया? सॉरी, ऐबक का। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। ऐबक के नाम लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां। ठीक है, चलिए अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण करवाया? चलिए मुझे बताइए। आप कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया मेहरौली में। किसका? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पर संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था संस्कृत विद्यालय। उसको तोड़कर ऐबक ने वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। हालांकि कुतुब जो मीनार है, कुतुब मीनार, इसका निर्माण कराया इल्तुतमिश ने, नींव ऐबक ने रखी है। निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, मरम्मत इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर सिंपल सी बातें हो गई, सिंपल सी बातें हो गई। सर 1210 से 1215 होगा? नहीं नहीं नहीं, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? ऐबक ने। मेहरौली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आप कहेंगे ऐबक ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसके द्वारा शामिल की गई है? किसको शामिल किया गया? कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर ऐबक ने भारत में गुंबद कला और मेहराब कला को जन्म दिया, इसीलिए ऐबक को क्या कहा जाता है? गुंबद कला और मेहराब कला का जनक किसे माना जाता है? आप कहेंगे सर इसका जनक किसे माना जाता है? तो इसका जन्मदाता कौन है? आप कहेंगे सर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, निर्माण किस किस का कराया था ऐबक ने? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव रखी। तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पर हो गई, सारी बातें हमारी यहाँ पर हो गई। कुतुब मीनार की नींव, अब जल्दी जल्दी से बताइए सर। कुतुब मीनार की नींव ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ऐबक ने भारत में गुंबद कला और मेहराब कला को जन्म दिया। चलिए, अब ये सारी चीजें आप मुझे बताइए, है ना, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब मैं देखिए, मेरा उद्देश्य रिवीजन कराने का, क्लास में बार बार रिपीट कराने का उद्देश्य ये है कि मैं समझता हूं आप सुबह से शाम तक क्लास लेते होंगे। मैं एक जनरल फैक्ट आपको बता रहा हूं, सुबह से शाम तक आप क्लास लेते होंगे, पूरा दिन थक रहे हैं, रात में आप रिवीजन नहीं कर पाते होंगे। खास तौर पर आप जीएस पोर्शन का तो रिवीजन ना रात में करते ही नहीं होंगे। ठीक है, करते ही नहीं होंगे। चलिए लिख लीजिए, समझ गए? यहां तक हमने इसको पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर इसने किस किस को भैया हराया, किस किस के साथ युद्ध किए, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ मोहम्मद गौरी के 3 अन्य सेनापति थे, बख्तियार खिलजी, यलदोज और कुबाचा। तो कुबाचा और यलदोज को इसने अपनी तरफ मिला लिया। बख्तियार खिलजी यहाँ पर जो है, बख्तियार खिलजी ने हमला किया था बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पर, और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी।
जहां पर लगभग 20,000 जो पुरानी प्राचीन किताबें थी वो जल गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम बात करेंगे, सारी चीजें आप लिखेंगे, है ना। ये आपने लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए भारत में गुंबद कला और मेहराब कला को जन्म किसने दिया था? ऐबक ने, इसीलिए ऐबक को जन्मदाता कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो आप कहेंगे सर लगभग जब जब ये राजा भी नहीं बना था, जब ये राजा भी नहीं बना था। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुवतुल इस्लाम मस्जिद मेहरौली में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? उसका नाम हुआ करता था आराम शाह। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो आराम शाह गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो आराम शाह को दिल्ली के सरदारों ने अपना अपना सुल्तान मानने से मना कर दिया, क्योंकि ये तो सिपह सलार के रूप में, या ये कहें कि लाहौर से ही, अपनी राजधानी से ही शासन कर रहा है। तो जब दिल्ली के सुल्तानों ने आराम शाह को अपना सरदार, अपना सुल्तान, अपना बादशाह मानने से मना कर दिया, दिल्ली के सुल्तानों ने इनविटेशन भेजा किसके पास? बदायूं के सूबेदार के पास। और बदायूं का सूबेदार गवर्नर कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार किसने बनाया था? तो आप कहेंगे, आप जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर यहां पर हम बात करेंगे। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, हमने बात कर ली है कि सर आराम शाह 1210 में राजा बना, मात्र 8 महीने तक शासन कर पाया। जब इसने 8 महीने तक शासन किया, इसको जो है दिल्ली की जनता ने नकार दिया। अब बात आती है सर इल्तुतमिश की, यहां पर बात आएगी इल्तुतमिश की। यहाँ किसकी बात आएगी? इल्तुतमिश। हम यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे कि सर इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था। आप मुझे बताइए कि सर इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? कौन मित्र बताएंगे जी, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? चलिए बता दीजिए कि सर इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था। कौन कौन भैया बताएंगे कि इल्तुतमिश 1211 से लेकर, ठीक ना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे, इसको आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की कि सर इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं? कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऐबक। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर गुलामों का गुलाम ऐबक को कहते हैं। किसे? ऐबक को कहते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कि सर ये बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है क्या? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार, गवर्नर किसने बनाया था? ऐबक ने। तो बदायूं का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। किसने बनाया था? ऐबक ने। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। राजधानी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसे हम जानते हैं इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कौन बना? तो आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये भी अच्छी लाइन है, इसको आप देख लीजिएगा कि सर दिल्ली सल्तनत को अपनी, यहां पर आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर लिखेंगे। लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत?
अभिषेक कह रहे हैं जी आज तो आवाज एयरफोन से बाहर जा रही है, धीरे बोलिए थोड़ा। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। दर्शन जी तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है। और कोई ऑप्शन आपके पास दर्शन जी बचा ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए मेहनत जरूरी है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, हमने ये पढ़ लिया कि सर इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बना दिया, सूबेदार बना दिया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया, समझ गए। चलिए आगे बात करेंगे। लिखा हुआ है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की। चालीसा दल जिसमें 40 अमीर सरदार हुआ करते थे, शक्तिशाली सरदार हुआ करते थे, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की, और इसी में एक सदस्य हुआ करता था बलवन। आगे चलकर बलवन राजा बनेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सर चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसे तुर्कान चहलगामी या चालीसा दल भी कहा गया, या भैया क्या कह सकते हैं हम, चालीसा दल या दल ए चालीसा। ये किसको कहा जा रहा है? जो इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का एक सरदार बनाया था। इक्ता प्रथा भैया किसने प्रारंभ की थी? इक्ता प्रथा प्रारंभ की थी भैया किसने? आप कहेंगे सर किसने? तो इक्तादारी, भैया राजस्व वसूल करने वाला इक्तादार कहलाता था, और उसको हम इक्ता कहते थे, ठीक है जी। तो आप कहेंगे इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट की थी? भैया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। चालीसा दल को तुर्कान चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश के पद को मान्यता कब मिल गई? इल्तुतमिश के पद को मान्यता कब मिल गई? तो आप कहेंगे सर इल्तुतमिश के पद को 1229 में वैधानिक मान्यता मिल गई। इल्तुतमिश पहला पहला राजा बना जिसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को 1229 में सुल्तान ए आजम की उपाधि दी, इसके पद को मान्यता दे दी। क्या दे दी? इसके पद को मान्यता दे दी। आप कहेंगे सर इल्तुतमिश के पद को मान्यता कब मिली थी? आप बताएंगे सर 1229 में। 1229, माफी चाहूंगा 39 बोल दिया मैंने। 1229 में बगदाद के खलीफा के द्वारा। 1229 में बगदाद के खलीफा के द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे कि सर इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी गई? सुल्तान ए आजम की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, आप कहेंगे सर यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? यहां लिखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसकी सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की, धारण की, ठीक है जी। ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे शानदार तरीके से, जल्दी से लिख। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, लाजवाब। चलिए चलिए लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए यहाँ तक? खलीफा का मतलब होता है इस्लामिक धर्मगुरु। इस्लाम धर्म में सबसे बड़े होते हैं खलीफा। जैसे पैगंबर साहब, ठीक है। पैगंबर साहब के बाद 4 खलीफा हुए, जिसमें अली, मंसूर, उमर और
पैगंबर साहब के बाद अगर मैं बात करूं, इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए। वैसे बहुत सारे खलीफा हैं जो 4 महत्वपूर्ण माने गए, अली, अबू बकर और उस्मान। 4 खलीफाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये कहा गया इस्लाम धर्म में कि अल्लाह के बाद पैगंबर, और पैगंबर के बाद जो है 4 खलीफा हुए। अली जो पैगंबर साहब के दामाद माने थे, ठीक है। अली, बकर, अबू, उस्मान, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला तुर्क शासक कौन था? पहला तुर्क शासक, क्योंकि इल्तुतमिश तुर्क था। हाँ, कभी कभी इलवरी तुर्क भी आ जाता है कि इलवरी तुर्क या तुर्क वंश कब से कब तक है, तो 1211 में स्टार्ट होता है इलवरी तुर्क, कहीं कहीं 1210 दिया है जब इल्तुतमिश आता है। तो सार जी बिल्कुल, इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक बच्चे ने कहा है कि सर आराम शाह राजा था तो इल्तुतमिश कैसे बना? जब दिल्ली के सरदारों ने इल्तुतमिश को निमंत्रण पत्र भेजा कि भाई हम आराम शाह को अपना बादशाह नहीं मानते, अपना सुल्तान नहीं मानते, अगर आपको दिल्ली का राजा बनना है तो आप आइए, दिल्ली पर शासन करिए। अब किसी को राजा बनने का अवसर मिले तो वो कैसे ठुकराएगा? हालांकि आराम शाह इल्तुतमिश का साला था, क्योंकि आराम शाह की बहन से इल्तुतमिश ने शादी की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी हुई थी इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश के बारे में हम बात करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे, चलिए हमने ये बात कर ली यहां पर कि सर जब इल्तुतमिश दिल बदायूं में था तो उसके पास निमंत्रण पत्र भेजा। अब वो अपनी सेना वेना लेकर चल पड़ा और उसने आराम शाह को पराजित कर दिया। किसको? आराम शाह को पराजित कर दिया, ठीक है। इलवरी वंश का संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि इलवरी वंश का शासक कौन था, इलवरी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। चलिए कि सर प्रसिद्ध दरबारी कौन था? मिनाज उस सिराज, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तबकात ए नासरी। कि सर इल्तुतमिश के शासनकाल में एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था मिनाज उस सिराज, जिसने तबकात ए नासरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में हो गई, जिसका मकबरा दिल्ली में है। और इल्तुतमिश ने अपना मकबरा खुद ही बनाया ना, अपना मकबरा दिल्ली में खुद ही बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। मरने से पहले ही मकबरा बना दिया कि जब मैं मर जाऊं तो उसे उसमें दफना देना। उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्ताना। कल रजिया सुल्ताना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज क्लास थोड़ी सी छोटी हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि थोड़ी सी आज मेडिकल इमरजेंसी थी जिस कारण मैं लेट आया था, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।